हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। यानी आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता कहाँ है यानी कि लोकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और क्यों डीएनए रेप्लिकेशन ज़रूरी है। ये सब डिस्कशन करने के बाद हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में कि क्या स्टेप्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। तो होप सो आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस सेशन को आगे लेकर। और इसके पहले कि आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। और लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। कुछ अगर मेरी पार्ट से अगर कुछ चाहिए कि हाँ ये चैप्टर चाहिए, ये टॉपिक चाहिए, तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अगर कोई आपकी एग्जामिनेशंस हो आसपास, अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो बायोलॉजी से रिलेटेड उसके कंटेंट आ रहे हैं, कुछ ऐसा टॉपिक है जिसकी क्लासेस आपको करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक लिख कर दे सकते हैं। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ना। अब हम चलते हैं इस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर ज़रूरी क्यों है। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि डीएनए का रेप्लिका बनाना। रेप्लिका का मतलब होता है इसकी कॉपी बनाना। ठीक, इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाना। अब आपने इसके प्रीवियस सेशंस में पढ़े थे, हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जेनेटिक्स को लेकर। इसके एक वीडियो है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, प्लीज़ आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो अगर हम देखें तो उसमें एक डिस्कशन है और ये एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम ह्यूमन डीएनए को देखें तो आवर डीएनए इज़ अबाउट 2.2 मीटर इन लेंथ। ठीक है, अब अगर एक सेल है और ये एक पेरेंट सेल है, ये एक पेरेंट सेल है, तो अगर हम इस पेरेंट सेल को देखें कि पेरेंट सेल को जब डिवाइड करना है, यानी कि अगर इसे दो डॉटर सेल बनाने हैं, तो इसके अपने ये खुद के पूरे इंफॉर्मेशंस, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशंस इसके दोनों डॉटर सेल के पास जाने चाहिए। ठीक, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके इस डीएनए के टुकड़े करके और हाफ ऑफ टुकड़ा इसे दे दे, तब कोई एक इंफॉर्मेशन किसी के पास पहुंचेगी तो दूसरे के पास वो इंफॉर्मेशन लैकिंग रहेगी। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस सेल के डिवीजन के पहले जो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है यानी कि ये जो डीएनए है, अगर इसका रेप्लिकेशन हो जाए, इसकी दो कॉपी बन जाए, तो ये दोनों ही सेल में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। अब आई थिंक ये समझ में आ गया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि ईच एंड एवरी सेल में वो इंफॉर्मेशन इक्वली जा सके। अब इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई, अब ये बात समझना कि आखिर डीएनए रेप्लिकेशन होता कहाँ है, क्या लोकेशन है इसकी। सो लोकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है, लोकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये टॉपिक देखने में टफ लगता है, अगर आप इसे एक बार ध्यान से समझ लें तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता, हम नहीं पढ़कर उसे टफ बनाते हैं, है ना। एक बार अगर ध्यान से उसे टफ चीज़ को अगर देख ले तो वो बहुत ही चीज़ें आसान लगने लगती है। वो आप ही रहोगे जो आप कहोगे कि अरे ये टॉपिक पहले तो बहुत टफ लग रहा था, अब तो ये बहुत आसान है। आसान एक्चुअली आपने बनाया है, टॉपिक तो वही है लेकिन उसे आसान आपने बनाया है। जैसे एग्जामिनेशन में पेपर होता है ना, उसी पेपर को कोई स्टूडेंट कहता है कि ये पेपर तो बहुत इजी है, बट किसी बच्चे के लिए वो पेपर बहुत टफ लगता है। तो पेपर तो सेम है, सेम पेपर दोनों बच्चों को मिला है, बट एक बच्चे के लिए वो टफ और एक बच्चे के लिए इतना इजी कैसे। एक्चुअली वो बच्चे ने उसको पढ़कर नॉलेज गेन करके उसको इजी बना डाला है। तो उसी तरह से कोई भी टॉपिक, हर टॉपिक इजी ही है बट हम ना पढ़ के उसे टफ बना देते हैं। चलिए, अब ये लोकेशन इसकी क्या है, अब बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल आपने पढ़ा है एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल।
से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही डिटेल लिस्ट ऑफ वीडियोस है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करके। अब प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता नहीं। इसके जेनेटिक मटेरियल कहाँ होंगे? इसका जेनेटिक मटेरियल होगा साइटोप्लाज्म में, और जहाँ होगा उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें इसका जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो कहाँ होगा? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोकैरियोटिक के डीएनए रेप्लिकेशन की लोकेशन हो गई। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस इसके पास है, तो जाहिर सी बात है अगर न्यूक्लियस है तो इसका जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना? तो ये रहा इसका न्यूक्लियस। इसके अलावा, न्यूक्लियस के अलावा इसके पास कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके पास इनका खुद का डीएनए होता है। एक सेल ऑर्गेनेली का अगर हम नाम लें, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज हैविंग इट्स ओन डीएनए। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए होता है। और एक और सेल है, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी इसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर टू सच सेल ऑर्गेनेलीज विच आर हैविंग देयर ओन डीएनए। उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो चूंकि डीएनए उनका खुद का होता है तो रेप्लिकेशन भी तो होगा उनका। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो होगा साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनका जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो होगा न्यूक्लियस में। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आप कहेंगे यस बिल्कुल होता है। कहाँ होगा? इसके इस वाले हिस्से में होगा। इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे मैट्रिक्स। इसका नाम है मैट्रिक्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो होगा मैट्रिक्स में। और क्लोरोप्लास्ट का कहाँ होगा? तो क्लोरोप्लास्ट के इन वाले हिस्से में होगा। ये जो हिस्सा है ना, जिसे आप स्ट्रोमा कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। अब पूरी लोकेशन आपको क्लियर हो गई। प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। ये रही पूरी की पूरी लोकेशन से रिलेटेड डिस्कशन। यानी कि लोकेशन का पार्ट से अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इनके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अब चलते हैं नेक्स्ट कि ये डीएनए रेप्लिकेशन होती कब है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जब भी सेल डिवाइड करने को हो तो उसके पहले इसके डीएनए रेप्लिकेशन हो जाने चाहिए। तो सेल डिवाइड करने को हो तो सेल डिवाइड करेगा कब? यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच फेज? तो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। तो एस फेज क्या है और डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? तो वो होती है एस फेज में। अब देखें, अब जैसे मान लीजिए टॉपिक क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच फेज? कब होगा? किस फेज ऑफ सेल साइकिल में होगा? ठीक है, विच फेज ऑफ सेल साइकिल पूरा लिख लें आप, विच फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपके लिए। अब यहां पर भी हमारे पास दो आंसर, क्योंकि सेल है दो तरह के तो आंसर भी दो टाइप का, प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो सेल साइकिल होती ही नहीं है। लो, अब सेल साइकिल ही नहीं होती तो इसका मतलब इसका डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा? इसमें फिशन होते हैं। जो सेल्स डिवाइड करेंगे तो वो प्रायर टू फिशन। प्रायर मतलब होता है बिफोर, बिफोर फिशन, फिशन होने के पहले, बिफोर फिशन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? वाई? बिकॉज
ऐसा इसलिए क्योंकि सेल साइकिल और सेल साइकिल के फेजेस, सेल साइकिल फेजेस बेटर है आप ये लिख लें, आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जब सेल साइकिल ही नहीं होता तो सेल साइकिल के फेजेस कैसे होंगे? ठीक है, तो इसीलिए कब होगा प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन? प्रायर टू फिशन, जस्ट बिफोर द फिशन। फिशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा है, एक ये मान लीजिए सेल है, अब इसने डिसाइड किया कि इसे डिवाइड करना है, डॉटर सेल, तो इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का इंक्रीज होना हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि अब सेल ने ये तय कर लिया है कि उसे डिवाइड करना है। अब क्या होगा इसके अंदर? यहाँ पर तो न्यूक्लियस नहीं है, तो इसके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये कब होगा? जब आप देख पा रहे होंगे, जब आपने फिशन पढ़ा है कि अंदर की तरफ ऐसे प्रोड्यूस यानी कि दबाव की तरफ फील होगा और इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दो एंड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और इन द मीन वाइल इसके डीएनए रेप्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। सर्कुलर होता है, और जैसे ही फिशन ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे तब तक इसके डीएनए रेप्लिकेशन भी हो चुकी रहेगी। ठीक है, तो ये आपने बाइनरी फिशन ये आपने पढ़ा होगा। नाउ अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम डिस्कस करें तो ये है सेल फेजेस, सेल साइकिल के फेजेस जो हमने सेल डिवीजन में पढ़ा है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें वो होता है S फेज में, यहाँ पर होगी, और इसीलिए बात कर S फेज जो है इसे हम कहते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, एक नए डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। सो एस फेज यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो आपको ये लोकेशन क्लियर हो चुका कि लोकेशन क्या है, आपको ये पता चल गया। पहले तो आपको ये पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है, उसका मतलब क्या है। उसके बाद आपको ये पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन की लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ होगा। उसके बाद आपको पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर होगा कब, यानी कि सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। ठीक, तो आई थिंक अब आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग गया होगा। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक्चुअली होता कैसे है डीएनए रेप्लिकेशन। एक चीज़ आपको समझना होगा, जो आपने ये पढ़ा है ना कि डीएनए रेप्लिकेशन ये होगा, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भी 2.2 मीटर की लेंथ का जो आपका डीएनए है, तो रेप्लिकेशन में पूरे लेंथ का कॉपी करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक फ्रैगमेंट का कर लिया, किसी एक हिस्से का कर लिया, इतने हिस्से का कर लिया, बाकी का छोड़ दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। रेप्लिकेशन का मतलब पूरी रेप्लिका तैयार करना। अगर हमने आपको दे दिया है कि ये 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, इसकी पूरी कॉपी चाहिए, तो मतलब ईच एंड एवरी पेजेस के भी कॉपी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फ्रंट पेज छोड़ दिया, बीच के मिडिल पेज छोड़ दिए, हाफ चैप्टर छोड़ दिया, दो चार चैप्टर, ऐसा नहीं कर सकते। अगर बोला है कि एक बुक की कॉपी चाहिए, मतलब कि बुक की कॉपी चाहिए, कहने का मतलब एग्जैक्ट एक बुक तैयार करके देना है। ठीक है, तो इसलिए डीएनए के रेप्लिका तैयार करना है, मतलब पूरी इंटायर लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरी 2.2 मीटर का लेंथ का कॉपी तैयार करना है। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये डीएनए रेप्लिकेशन, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। वीडियो को आप बीच में ऐसे कट करके, आप आगे फॉरवर्ड करके आप अगर देखें तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। पढ़ाई के लिए आपको कंसंट्रेट होकर बैठना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन से दूसरे इन्फॉर्मेशन का लिंक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो एक तरीका हमारे पास है कि क्या हम यहाँ से रेप्लिकेशन करना शुरू करें और हम धीरे 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 रेप्लिकेशन करते जाएं और इस एंड तक पहुंच जाएं। ठीक, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, यानी कि सीधे तरीके से अगर हम आपको ये कहें कि मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर, और यहाँ है आपका मान लीजिए कन्याकुमारी, यहाँ है कन्याकुमारी। ठीक है, क्योंकि ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो आपको इसकी बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब अगर डिसाइड ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वॉल कंस्ट्रक्ट करना है, दीवार बनानी है,
जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम आपने सुना है ना, तो वैसे ही हमने ये डिसाइड किया कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम वॉल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, दीवार बनाएंगे। ठीक है, तो रोड मैप तो हमारा तैयार है। रोड मैप तैयार है कि आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हमें दीवार बनाना है। अब इसमें दो केसेस हैं, एक केस 1 और एक केस 2। केस 1 कहने का मतलब कि एक पहला तरीका और एक दूसरा तरीका। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप हमें बताना कि कौन सा तरीका अच्छा है। ठीक है, एक तरीका, पहला तरीका ये है कि कुछ लोग लग जाए दीवार के कंस्ट्रक्शन करने में, यहाँ से ईंट रखा, दीवार बनाना वो शुरू कर दे। ठीक है, तो वही सेम पर्सन यहाँ से लेकर यहाँ तक दीवार का कंस्ट्रक्शन करे। ठीक, सेम पर्सन अगर ऐसा करते हैं तो आप सोच पाएंगे कितना वक्त लगेगा इसको करने में। मेरे ख्याल से साल लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये था केस 1। सेकेंड तरीके की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास कि कुछ लोग ऐसे लग जाएं जो यहां से लेकर यहां तक का वॉल कंस्ट्रक्ट करने में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग यहां से लेकर यहां तक के वॉल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे, कुछ लोग यहां से यहां और कुछ लोग यहां से यहां। कहने का मतलब कि जिस वक्त ये पर्सन इस जगह पर वॉल कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, सेम टाइम पर यहां पर भी वॉल कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, सेम टाइम पर यहां पर भी वॉल कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, सेम टाइम पर यहां पर भी वॉल कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। यानी कि जिस टाइम में यहाँ काम चल रहा होगा उसी टाइम पर यहाँ भी काम चल रहा है, उसी टाइम पर यहाँ भी काम चल रहा है। अब आप बताएं ज्यादा इफिशिएंटली काम कहाँ पर होगा, केस 2 में या केस 1 में? केस 2 में, बिल्कुल सही। केस 2 में ज्यादा इफिशिएंटली काम होगा और प्लस काम जल्दी भी हो जाएगा, है ना। बस यही चीज आपको समझना है डीएनए के रेप्लिकेशन में, कि डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा नहीं होगा कि इस एंड से स्टार्ट करें और करते करते इस एंड तक पहुंचे, बल्कि हम भी इसको केस 2 की तरह क्या देखते हैं कि इसमें ये ऐसे पार्ट्स में होते हैं। ठीक, अच्छा, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होंगे, पार्ट्स में। पूरी इंटायर डीएनए नहीं खुल जाएगी एक बार डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। अब बात, मुद्दे वाली बात यहाँ पर यह है कि ये चीज तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने दीवार के कंस्ट्रक्शन का काम दिया था तो कुछ लोग एबीसी नाम के लोग यहाँ लगे हुए थे। ठीक है, यहाँ पर डीईएफ नाम के लोग लगे हुए थे। अब आपने, मैं यही दो एग्जाम्पल लेते हैं, आपने ए बी सी को पूरा कंट्रोल दिया था सिर्फ इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। उनका पूरा कंट्रोल इस पर था। क्या ए बी सी वाले जो लोग थे उनका कंट्रोल यहाँ था इस वाले एरिया में? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं था। सेम इज द केस विद डीईएफ ऑल्सो। डीईएफ जो लोग हैं वो पर्सन यहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ के लिए उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई है कि यहाँ का वॉल कंस्ट्रक्शन आपका डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ के वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनकी क्या अथॉरिटी इस वाले वॉल कंस्ट्रक्शन में है? कोई रोल प्ले करेंगे? आंसर इज नो। इनका इसमें रोल प्ले है, अपने आजू बाजू वाले में नहीं है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हर एक यूनिट में अपना कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और हर एक यूनिट को आप कहते हैं एक रेप्लिकॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक रेप्लिकॉन। इसका मतलब जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो रेप्लिकेशन यूनिट वाइज होता है और उसी को हम कहते हैं रेप्लिकॉन। यानी कि रेप्लिकेशन का यूनिट, डीएनए रेप्लिकेशन के यूनिट को हम बोलते हैं रेप्लिकॉन। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है रेप्लिकॉन वर्ड यूज करना। ठीक है, अब जैसे आपने वॉल कंस्ट्रक्शन में ये इस वाले हिस्से को बोला ना, उसी तरह यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन को हम क्या बोलेंगे, एक हिस्से को रेप्लिकॉन बोलेंगे। अब रेप्लिकॉन का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन रेप्लिकॉन में होता क्या क्या है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वाले क्लास यहाँ देखेंगे स्लाइड पे कि आखिर ये रेप्लिकॉन में होता क्या है। अगर हम एक रेप्लिकॉन ले तो उस एक रेप्लिकॉन में क्या मिलेगा। एक रेप्लिकॉन मतलब हम यहाँ से लेकर इस वाले इस रेप्लिकॉन को लेकर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और फिर वहां देखेंगे कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। तो अगर हम एक रेप्लिकॉन देखें, एक रेप्लिकॉन देखें यानी कि एक रेप्लिकेशन यूनिट देखें, तो हमें नजर आएगा कि ये इसके कुछ एंड पॉइंट्स थे, है ना। यानी कि इसका अपना खुद का दायरा, ये देख पा रहे हैं, ये इसकी लिमिटेशन है ना। अब
इसका एक अपना लिमिटेशन का एंड, इस एंड को आप कहते हैं टर्मिनस। इस एंड को आप क्या कहेंगे? टर्मिनस। दोनों तरफ होंगे। अच्छा, और बीच में ये जो डीएनए था, बीच में जो ये डीएनए था, इसका रेप्लिकेशन का जिम्मा, यानी कि इस रेप्लिकॉन का जिम्मा इसके पास है। ठीक है, तो एक रेप्लिकॉन में आपने देखा कि वन रेप्लिकॉन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रेप्लिकॉन में 2 टर्मिनस है, पूछा जाएगा आपसे, 2 टर्मिनस है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट चीज, जब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो कहीं से तो स्टार्ट होगी। ठीक है, किसी एक जगह से तो स्टार्ट होगी। यहां पर भी काम किया जाता है टाइम को मिनिमाइज करने के लिए। यहां पर भी अगर हम इस एंड से स्टार्ट करें तो ये टाइम बहुत ज्यादा लेगा। हम क्या करते हैं, बीच में एक साइट होती है जिसे हम कहते हैं ओराई साइट, दोनों टर्मिनल्स के बिल्कुल बीचों बीच में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओराई साइट इज सिचुएटेड एट, तो ओराई साइट इज लोकेटेड जस्ट एट द मिडिल ऑफ दिस 2 टर्मिनस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? ओराई साइट। ओराई साइट का मतलब क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ओराई एक्चुअली वर्ड आया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब अगर आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, हमने ये 3 वर्ड ले लिए, ओराई, और इसको हमने बोला ओराई साइट, यानी कि वो साइट जहां से एक्चुअली रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, कोई भी एक्टिविटी दिखेगी वहीं से दिखेगी। तो ओराई साइट की क्या कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है? तो बिल्कुल होती है। ओराई साइट के पास आपको ये 80 रिच रीजन होते हैं। इट इज 80 रिच रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 80 रिच रीजन होते हैं। अब 80 रिच रीजन होने का फायदा क्या है? 80 रिच रीजन होने का फायदा ये है कि अगर आप देखें ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन अगर जी और सी होता, ग्वानिन साइटोसिन, तो इनके बीच में तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। किसको तोड़ना ज्यादा आसान है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड? ऑब्वियस सी बात है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। हम किसी भी काम को आसान करना चाहते हैं ना, कॉम्प्लेक्स करके उस काम को थोड़ी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी काम को करने का एक आसान सा तरीका हो, मोस्ट इफिशिएंटली कर पाए, सही से कर पाए, और वो आसान हो, बहुत ज्यादा टफ ना हो। तो यहाँ पर भी उस काम को आसान करने के लिए ओराई साइट्स पर एक्चुअली क्या होता है, ये हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके आप तक पहुंचा रहे हैं। नेचर ने किया है जो भी किया है। तो यहाँ क्या होगा, 80 रिच रीजन होगा। अब 80 रिच होने का फायदा आपको समझ आ गया कि ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि एज कंपेयर टू जी एंड सी इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब ये रहा सिग्निफिकेंस, यानी कि एक रेप्लिकॉन के पास आपको मिला 2 टर्मिनस एंड 1 ओराई साइट, 1 ओराई साइट। ठीक, अच्छा, अब ये जो हम बात कर रहे हैं, अब हम देखेंगे कि आखिर अब ये डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है। इस जगह पर एक जगह आपको थोड़ा सा स्टॉप करना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे आपने देखा कि बहुत सारे रेप्लिकॉन आपने देखा, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल आपको दिखेंगे। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में आपको देखेंगे कि मल्टीपल रेप्लिकॉन है, मल्टीपल रेप्लिकॉन्स है। रेप्लिकॉन क्या है अभी हमने डिस्कस कर लिया है बहुत डिटेल में। यहां पर आपको दिखा कि बहुत सारे रेप्लिकॉन है। ठीक, लेकिन क्या प्रोकैरियोट में भी बहुत सारे रेप्लिकॉन होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बहुत सारे रेप्लिकॉन होंगे? तो वहां पर आंसर आता है कि ओनली 1 रेप्लिकॉन, ओनली 1 रेप्लिकॉन। ठीक, कहने का मतलब कि वहां आप बात कर सकते हैं कि एक जगह ओराई साइट होगी, जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक, डबल स्ट्रैंडेड है उनका, तो इस जगह पर किसी एक जगह से उनका खुल जाएगा, ओराई साइट है। ठीक, बाकी सब ऐसे हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, मल्टीपल रेप्लिकॉन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सिंगल सर्कुलर डीएनए उनका होता है, तो उनको उतनी जल्दीबाजी नहीं होती यूकैरियोटिक सेल की तरह। तो उनका सेल बहुत ही सिंपल होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल भी हमारे जैसा 2.2 मीटर का नहीं होता।
सिंपल है, सिंगल है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो उतनी हड़बड़ी उनको नहीं होती, तो इसलिए मल्टीपल रेप्लिकॉन उनके पास है भी नहीं। उनका एक रेप्लिकॉन से काम हो जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक रेप्लिकॉन के पास हमने देखा कि 2 टर्मिनस और एक ओराई साइट, ये रहा टर्मिनस और ये ओराई साइट जहाँ से कि नॉर्मली आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन में कि प्रॉपर स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन है क्या। यानी कि अब हम देखने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अगर हम स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले आपको एक रेप्लिकॉन लाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका वो रेप्लिकॉन। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो ये टॉपिक बहुत आसान और बहुत ही इजी है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जो बच्चे पहली बार आए हैं 12th क्लास में, पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं चाहती हूँ कि बहुत ही बेसिक से समझाऊँ। मैं ये मान के पढ़ा रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता इसमें, बहुत बेस से। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एक रेप्लिकॉन। ठीक, यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास ये है टर्मिनस, इस पॉइंट को आपने बोला टर्मिनस। टर्मिनस, और हाँ, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो अगर स्किप करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप आराम से पेशेंटली पढ़ा करें। ठीक है, स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का लिंक आपका टूट जाएगा, तो बीच से चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी ना। ये रहा सेकेंड टर्मिनस, ये है सेकेंड टर्मिनस, और ये बिल्कुल बीच में जैसा बताया कि बिल्कुल मिडिल में आपको मिलेगा ओराई साइट, है ना, यहाँ मिलेगा आपको ओराई, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक रेप्लिकॉन हमने बनाया है। अब बारी आती है, ये हमने एक ले लिया और इसमें हम देखेंगे कि आखिर रेप्लिकेशन होती कैसे है। हाँ, एक चीज़ और, आपने किसी भी बुक में जब भी डीएनए रेप्लिकेशन आपने देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक ऐसी पिक्चर बनाई होती है। आप देख पाते हैं, ऐसी एक पिक्चर बनाई होती है और इसमें डीएनए फॉक लिखा होता है, ऐसी, है ना, 5 डैश, थर्ड डैश, थर्ड डैश, 5 डैश, है ना, और इस तरह से फॉक बनाई होती है और इसी तरह से रेप्लिकेशन की प्रोसेस उसमें समझाई होती है। अब मेन मुद्दा ये है कि आखिर ये स्ट्रक्चर आया कैसे। यहाँ तो हमने कहीं भी ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे ही नहीं है, तो ये फॉक वाले स्ट्रक्चर आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखिए, जब आपने एक रेप्लिकॉन बनाया था, ध्यान से सुनेंगे, जब आपने एक रेप्लिकॉन बनाया था, ठीक है, जब मैं भी पढ़ती थी तो मुझे, जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी, अभी भी मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, पूरी लाइफ स्टूडेंट बनी रहना चाहती हूँ, तो उस टाइम भी मुझे, कभी मैं भी 12th क्लास में थी, तो मुझे ये प्रॉब्लम बहुत होती थी कि आखिर ये एक स्ट्रक्चर कैसे बना दिया इन्होंने। बस वही बात है कि बहुत पहले की बात है, तो टीचर से वैसे फ्रैंकली हम पूछ नहीं पाते थे। आपके जैसा हमारे पास वैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता था कि हम नेट वगैरह से पढ़ सकें। आज तो आपके पास रिसोर्सेस बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसी की वजह से सबके पास है। उस टाइम में रिसोर्सेस इतने आसान नहीं हुआ करते थे। तो अगर हम देखें इसका, तो यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ ओराई साइट है, यहाँ ओराई साइट है, तो इसका मतलब ये हुआ, और ये एटी रिच रीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए पहले यही खुलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एटी बॉन्ड भी है, एटी रिच रीजन है, तो डीएनए यहीं पर खुलेगा। इसका मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होगी, यही ओराई साइट से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से समझने वाली एक बात है कि इस ओराई साइट में अगर आप देखें तो डीएनए की रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी स्टार्ट हो जाएगी और उसी वक्त डीएनए की रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है ना। तो अब ये बाई डायरेक्शन मतलब बोथ डायरेक्शन में हो रही है। अब बाई डायरेक्शनल क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये अब आपको पता चल गया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा बोलना है, यूनिडायरेक्शनल नहीं बोलना, बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, पहली चीज। और अब हम बात करते हैं कि अगर ये बाई डायरेक्शनल है, डीएनए रेप्लिकेशन हमें टॉपिक समझना है, तो अगर हम इस हाफ टुकड़े को ले लें और इस वाले पीस को अगर हम समझना चाहें, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनकर आता है
कि ये रहा मेरा टर्मिनस और ये रही वो अनवाइंड जो डीएनए है जो कि वाइंड है ना। और ये वाला हिस्सा जो खुल चुका है, इसके हाफ पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसका 5' ये 3rd' की तरह बिहेव करेगा और इसी को हमने रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ गया जिसे हमने कह दिया कि ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि रेप्लिकेशन फॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता कैसे है और क्यों हम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए फॉर्क बना देते हैं और रेप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। बुक में आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही है कि फॉर्क आया कहाँ से। ठीक है, चलिए अब आई थिंक आपको बात समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप में क्या है कि अब आप ओराई साइड से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। आप नहीं ब्रेक करेंगे, उसके एंजाइम्स ब्रेक करेंगे। तो यहाँ आपका ओराई साइड से यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। कौन है वो एंजाइम जो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा? उसका एक खास नाम है क्योंकि उसका एक खास काम है। वो एंजाइम है हेलिकेज। तो यहाँ पर आएगा हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज नाम से लग रहा है इट विल ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो AT के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उसे ये क्या करेगा, उससे ये ब्रेक करेगा। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए A था, यहाँ T हुआ करता था, तो बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको ये ब्रेक कर देगा। ठीक, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी तो फिर डबल स्ट्रैंडेड तो रहेगा नहीं, वो हिस्सा तो खुल जाएगा। जब वो हिस्सा खुल जाएगा तो वहां पर क्या हुआ, यानी कि ओपन हो गया। इस जगह पर डीएनए क्या हो गया, इस जगह पर डीएनए ओपन हो गया। यानी कि डीएनए को हम लिख सकते हैं डीएनए फर्स्ट ओपन्स एट ओराई साइट। और कैसे ओपन हुआ, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ओपन हुआ। किसने उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, हेलिकेज एंजाइम ने ब्रेक किया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड स्टेप कि थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब एक बात देखिए, ये दोनों स्ट्रैंड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड ने ब्रेक तो कर दिया इस जगह पर, है ना, बट चूंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इन दोनों की टेंडेंसी नहीं होगी कि हम वापस से मिल जाएं, वापस से डबल बॉन्ड बना, वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर वापस से डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना दे। होगी ना टेंडेंसी, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सपोज यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ सपोज कि यहाँ T है, यहाँ A है, तो दोनों की टेंडेंसी रहेगी ना कि आपस में आके दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्ड कर ले। तो दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्ड ना कर पाए, इसकी वजह से एक और चीज यहाँ आकर दूसरे यहाँ पर लग जाती है जो कि इनको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंड करने में हेल्प करती है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड ही रखने में हेल्प करती है। वो कहती है मैं तुम दोनों को वापस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने दूंगी। ठीक है, उसका नाम है SSB प्रोटीन। ठीक है, SSB प्रोटीन। तो SSB का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, अब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या किया, इसने अब हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट गए थे हेलिकेज से, तो अब ये वाला डीएनए ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, ये लूप का यहाँ भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। तो अब ये एसएसबी क्या करेगा, यहाँ पर जाकर बाइंड करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो टेंडेंसी थी ना दोबारा से जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाली, वो टेंडेंसी अब नहीं रुक जाएगी। ठीक है, वो टेंडेंसी वहीं रुक जाएगी, वो नहीं बन पाएगी। तो ये क्या हो गए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहने पर मेंटेन हो जाएंगे, और रहना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे। भाई अगर ये एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए स्ट्रैंड है, तो मुझे इसके ऊपर एक नया डीएनए बनाना है। ठीक, इसके ऊपर हमें एक नया डीएनए की सिंथेसिस करवानी है। ठीक है, तो ये खुलेगा तभी तो बनेगा ये। अगर ये वाइंडेड अगर इस तरह से रहेंगे तो दूसरा टेम्पलेट इसका तैयार कैसे होगा। ठीक, चलिए, तो अब यहां पर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बात करते हैं, यानी कि आपके पास दो एंजाइम आए, एक आया आपके पास हेलिकेज
और एक आया आपके पास एसएसबी प्रोटीन्स। दोनों का रोल आपके पास क्लियर है। नाउ अब आता है थर्ड एंजाइम। थर्ड एंजाइम क्या है और क्यों है? फोर्थ स्टेप, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो डीएनए ये ओपन हो चुका है, क्योंकि हेलिकेज तो ओपन करता जाएगा, है ना। हेलिकेज क्या करेगा? हेलिकेज की टेंडेंसी है टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता जाएगा। एक कैंची ले लिया है और बहुत बड़ा कपड़े का थान मिल गया है, तो उसकी आदत है, वो उसको बस काटना काम है, तो वो तो आगे काटता जाएगा, ठीक है। अच्छा, एसएसबी प्रोटीन ने क्या किया? उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग करने में हेल्प किया। अब अगर आप ध्यान दें तो ये डीएनए अगर खुलता जाएगा, आपके लिए इसके लिए ना एक पिक्चर आपको दिखाते हैं, तब आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। एक मेरे पास है यहाँ एक पिक्चर, उसको दिखाने से आपको इजीली, हाँ यहाँ मिला। देखिए, जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, तो ये रस्सी आप देख पा रहे हैं, दो ऐसे बनी हुई है ना, दो चीज, दो स्ट्रैंड से। अब अगर आप इसको यहाँ बीच में खोल रहे हैं, तो आप नहीं देखेंगे कि इसके इस एंड पर और इस एंड पर टेंशन क्रिएट हो गया है ना। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहां पर टेंशन क्रिएट हो जाती है। उसको बोलते हैं हम नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग। उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग। जब अगर हम रस्सी खोलें, बीच में कहीं से भी आप खोलना शुरू करें, तो जस्ट उसके अपोजिट एक टेंशन क्रिएट हो जाता है ना। यहाँ पर टाइट हो जाएगा वो, और वो खुलने नहीं देगा। तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग। यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो गया है, तो अब तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हेलिकेज एंजाइम इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को भी नहीं ब्रेक कर पाएगा, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर हम रस्सी भी ऐसे खोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसको अपोजिट ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, तो ये टेंशन थोड़ी रिलीज हो जाती है ना। लेकिन डीएनए अपोजिट नहीं घूमता, यहाँ पर एक एंजाइम आ जाएगा, और इस एंजाइम का, क्योंकि यहाँ के टेंशन को रिलीव करने के लिए एक एंजाइम आ जाएगा यहाँ पर, और उसका नाम है टोपो आइसोमरेज। यहाँ पर एक एंजाइम आ जाएगा जिसका नाम है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज, ठीक। अब टोपो आइसोमरेज क्या काम करेगा कि इट डिक्रीजेस। टोपो आइसोमरेज क्या करता है? इट डिक्रीजेस द नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग। नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग, जो सुपर क्वाइलिंग हो गई थी ना, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग। अभी बताया कि रस्सी है, गांठ, अब अगर एक डायरेक्शन में कभी आप खोलना शुरू करें, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में एक वक्त आएगा जब बहुत ज्यादा गांठ टाइट हो जाएगी, तो यहाँ पर हेलिकेज काम नहीं कर पाएगा। तो ये टोपो आइसोमरेज क्या करेगा? यहाँ के सुपर क्वाइलिंग को कम करता है। अब ये इंफॉर्मेशन तो है कि कम करता है, बट करता कैसे है? एक्चुअली क्या करेगा, आपको इतना याद रखना है कि इट कट्स, रोटेट्स एंड रीसील द फ्रैगमेंट, ठीक है। क्योंकि वैसे भी रस्सी को हम अपोजिट डायरेक्शन में ही तो रोटेट करते हैं, फिर ये इसका टेंशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर टोपो आइसोमरेज क्या करेगा? इट कट्स, रोटेट्स एंड रीसील द फ्रैगमेंट। कट्स, rotates and reseal the fragment, ठीक। इतनी डेप्थ में जाकर आपसे किसी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, है ना, बट खुद के इंफॉर्मेशन के लिए आप इतना जान लें कि ये इसी तरह काम करता है। तो अब भाई बात ये है कि आपके पास जितनी भी तैयारी चाहिए वो सब कुछ हो चुका है ना। ये था आपका डीएनए, ये ओपन भी हो चुका, ठीक है, ये ओपन भी हो चुका है। इसके नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग को कम करने के लिए भी एंजाइम आ गए हैं, टोपो आइसोमरेज। हेलिकेज बॉन्ड ब्रेक करता जा रहा है। एसएसबी इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग रखने में उसको हेल्प कर रहा है। अब क्या चाहिए? अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करें। अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे आपको पहले भी बताया कि यहाँ से एक हाफ मुझे कट करके आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस यानी कि फॉक मुझे बताना पड़ेगा, यानी कि मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि ये रहा टर्मिनस, ठीक, और ये रहा आपका ओपन डीएनए, यहाँ पर ये 5' थर्ड डैश, और ये रही टर्मिनस। इस हाफ पोर्शन का समझ लेते हैं, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होती है। ये सारा पॉइंट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं कि आखिर ये होगा कैसे, ठीक। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए अब हम भी एक फॉक बना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये रहा ये फॉक डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है,
और ये वो हिस्सा है जो ओपन हो चुका है और ये वो हिस्सा है जो ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, टर्मिनस वाला। यहाँ पर 5 डैश, थर्ड डैश, अच्छी सी पिक्चर नहीं बनी है तो हम चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। ये रहा ओपन वाला पार्ट, ठीक है। ये 5 डैश, थर्ड डैश, थर्ड डैश, 5 डैश। अब बात यहाँ ये है कि अब ज़रूरत किसकी है? तो अब ज़रूरत है कि अब आप यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करें। अब क्या करें? अब एक एक टेम्पलेट हो गए, अब यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस आप स्टार्ट करें। अब यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम को आपको लाना पड़ेगा, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? डीएनए पॉलीमरेज। सबने हेल्प किया, लेकिन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जब तक आप लाकर ऐड करना नहीं शुरू करोगे तब तक ये डीएनए बनेगा कैसे? डीएनए की कॉपी बनाने के लिए ही तो आपने इतनी मेहनत की थी। तो उसके डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड को कौन लाकर इसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा? यानी कि ये जो आपका फॉक बना है ना, ये जो फॉक आपने बनाया है, सपोज यहाँ ए है, यहाँ टी है ना, यहाँ अगेन ए है, मान लीजिए यहाँ जी है। तो अब नया जब डीएनए आप ला रहे हैं तो इस ए के नीचे आपके टी आना चाहिए ना, यहाँ पर ए आना चाहिए ना, यहाँ पर अगेन टी, यहाँ पर सी। तो ये डीएनए वाले जो न्यूक्लियोटाइड ए है ना, टी ए टी सी, ये कौन लाएगा? यही लाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक। अब डीएनए पॉलीमरेज एक तरह से आप कह सकते हैं मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन इस डीएनए पॉलीमरेज की कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ शर्तें हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस है, मजबूरी कह सकते हैं। अब कहते हैं ना कि इसकी ये कंडीशन है कि तभी जाकर ये काम करेगा। इसकी कंडीशन क्या है इस डीएनए पॉलीमरेज की? कि ये कहता है कि मैं ये न्यूक्लियोटाइड तो ऐड करवा दूंगा, है ना, मैं ये सिंथेसिस करवा दूंगा, लेकिन मेरी दो मजबूरी है, दो कंडीशंस है, उसके बाद ही मैं करवा सकता हूँ, है ना। मजबूरी कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इट इज़ हैविंग 2 रिक्वायरमेंट्स या 2 कंडीशन। पहली कंडीशन इसकी ये है कि ये कहता है कि मैं सिर्फ पॉलीमराइजेशन करवाऊंगा। it polymerizes it polymerizes in only in 5-2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड डैश डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये इसी डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करवाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो डीएनए के स्ट्रैंड अगर हैं, एक 5 डैश और एक थर्ड डैश, और एक थर्ड डैश और ये 5 डैश, ये पैरेंटल है मान लीजिए, है ना, ये पैरेंटल है। तो ये कहता है कि मैं डीएनए का न्यूक्लियोटाइड तो ऐड करवाऊंगा, ठीक, लेकिन मैं कहाँ से कहाँ करवा सकता हूँ? अब देखिए, इस पर जो डीएनए बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा? थर्ड डायरेक्शन से 5 डायरेक्शन जाएगा ना। अगर इधर इधर टर्मिनस है अगर, तो ये इस डायरेक्शन जाएगा, थर्ड डायरेक्शन से 5 डायरेक्शन इसको मूव करना पड़ेगा। ठीक, तो ये ऐसे नहीं कर सकता, यहाँ से जाएगा ना, यहाँ अगर 5 डैश आ जाए तो यहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो इसमें क्या होगा, ये 5 डैश है और 5 डैश से ये थर्ड डैश की तरफ इसके ग्रो करना है, तो यहाँ पर ये ऐसे करवा सकता है। इसका मतलब यही हुआ। और सेकेंड कंडीशन इसकी ये है कि ये कहता है कि मैं कभी भी डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, मुझे एक प्राइमर चाहिए। ठीक है, इट रिक्वायर्स प्राइमर। अब इस प्राइमर वाली चीज को आपको समझने के लिए आप ये समझ लें कि जैसे मान लीजिए एक रेलवे ट्रैक है, बहुत बड़ी एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेन के बॉगीज को लगाना है, ठीक। तो इस डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि मैं बहुत सारी बॉगीज लगा सकता हूँ, आप जितनी कहें उतनी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक लिमिटेशन ये है कि मैं ये बॉगीज, पहली बॉगी मैं नहीं लगाऊंगा। मेरी ये मजबूरी है कि मैं पहली बॉगी जाकर ट्रैक पर नहीं लगा सकता। आप एक बॉगी लगा दें, उसके पीछे 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 मैं बहुत सारी बॉगीज लगा दूंगा जितनी आप कहें, बट पहली बॉगी आपको खुद लगवा कर देनी पड़ेगी। ठीक, ये यही कहता है कि एक बार ट्रैक पर आप पहली बॉगी ये लगा दें, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगा, लेकिन ये पहली आपको लगानी पड़ेगी। इसी पहली बॉगी का नाम है प्राइमर। ठीक है,
अब ये प्राइमर है क्या, कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि आखिर ये प्राइमर करता क्या है। तो आई थिंक अब चले डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ, तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये रहा फॉक। अब अगर हम इस फॉक को देखें तो जो ये खुले हुए एंड्स है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज की अभी आपने रिक्वायरमेंट देखी, मजबूरी देखी, तो यहाँ पर क्या होगा इस डायरेक्शन में कि यहाँ पर लगेगा एक प्राइमर, ठीक है, एक प्राइमर लगेगा इस जगह पर, और ये उस प्राइमर का 5' होगा, और ये रहेगा क्या, थर्ड एंड। इतनी बात समझ में आ गई आई थिंक आपको, ठीक है। तो ये है एक प्राइमर। तो प्राइमर को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि प्राइमर इज अ शॉर्ट या स्मॉल न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। डीएनए का नहीं होता, आरएनए का। अब ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड तो कितना है स्मॉल, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, ठीक है, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन होता है, ठीक। अच्छा, अब ये प्राइमर यहां लग गया। अब एक बार जब ये प्राइमर यहां लग गया तो मान लीजिए कि यहां पर पहले से ए था, तो यहां क्या आना चाहिए, टी। यहां पर पहले से सी था, तो यहां क्या आना चाहिए, जी। तो ऐसे अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहां पर ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स लाकर ऐड करवाना शुरू कर देगा, ठीक। अच्छा, अब एक चीज इस वाले स्ट्रैंड पर तो आपको चीजें समझ में आ गई, लेकिन ये एक और स्ट्रैंड है जो ओपन होकर रखा हुआ है, यहाँ ये भी एक स्ट्रैंड है, ठीक। अब यहाँ स्ट्रैंड पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके यहाँ पर प्राइमर लगेगा, क्योंकि अगर 5 एंड उधर फ्री है तो इस हिस्से की तरफ कौन आएगा, थर्ड डैश, ठीक। तो वहां से ये ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ इसका क्या आएगा, यहाँ इसका 5 अगर डैश है तो ये खुले वाले एंड को आप फील करेंगे कि थर्ड प्राइम है, थर्ड प्राइम है तो ये 5 डैश है, यानी कि ये इसका थर्ड डैश, ठीक। तो एक बार आपने यहाँ पर प्राइमर लगा दिया, ठीक है, एक बार आपने यहाँ पर प्राइमर लगा दिया, इस जगह पर प्राइमर इसका लग गया, तो अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, इस वाले स्ट्रैंड को हम ग्रीन कलर से करते हैं, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड अर करके देता जाएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में, 5 to थर्ड डैश डायरेक्शन, आप देख पा रहे हैं 5 to थर्ड डैश डायरेक्शन में ग्रो कर रही है ये। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझने के लिए जरा सा इसको यहाँ तक ओपन किया है ना, थोड़ा सा और खोल देते हैं इस डीएनए को। हमने इस डीएनए को यहाँ तक खोल दिया, ठीक है, यहाँ तक ओपन कर दिया। अब देखते हैं कि अब क्या होगा, अब देखते हैं कि आखिर अब क्या होगा। यहाँ तक ओपन कर दिया तो यहाँ आपने देखा था कि एक प्राइमर आपने लगाया था, है ना, एक प्राइमर इसके रेफरेंस में इसके बराबर पर यहाँ एक प्राइमर लगा था, है ना, और यहाँ एक प्राइमर लगा था इस वाले स्ट्रैंड पर। इस वाले स्ट्रैंड पर क्या था कि डीएनए की रेप्लिकेशन यहाँ तक हो चुकी थी, है ना, यहाँ तक हो चुकी थी, तो ये स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाते जाएंगे, है ना, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन इस वाले स्ट्रैंड में क्या होगा, थोड़ी दिक्कत आएगी, क्या आएगी कि इसके यहाँ तक तो सिंथेसिस हो चुकी थी, है ना, ये आपका 5 डैश था, ये थर्ड डैश था, लेकिन यहाँ इसको एक और प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ एक और प्राइमर लगेगा, ठीक, एक और प्राइमर लगेगा, उसके बाद इसके डीएनए की सिंथेसिस फिर आगे की तरफ चलेगी, फिर इसकी यात्रा आगे की तरफ चलेगी। तो आप एक बात देख पा रहे हैं कि इसमें एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो डीएनए की सिंथेसिस है ये कंटिन्यूअस हो रही है, लेकिन एक तरफ इसके डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस नहीं हो रही है। ये जो स्ट्रैंड आप देख पा रहे हैं कि ये एक लीडिंग स्ट्रैंड है, इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि रुक नहीं रहा है ना, हेलिकेज काम करता जा रहा है, इसके डीएनए की सिंथेसिस चलती जा रही है, लीडिंग स्ट्रैंड। इस वाले स्ट्रैंड को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा इससे लैगिंग बिहाइंड है, थोड़ा पीछे चल रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक। अगर आप देख पा रहे हैं ये जो लैगिंग स्ट्रैंड में, इसमें पैचेस में ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, फ्रैगमेंट में। इसको बताने वाले एक जापानी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओकाजाकी, उन्हीं के नाम पर इस फ्रैगमेंट को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अगर कोई पूछे कि कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है तो आप कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड पे, जो डिसकंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड थी उस पे सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली जाकर आप देख पाएंगे कि पूरी डीएनए जब रेप्लिकेशन हो जाएगी तो
तो आपके पास 2 स्ट्रैंड बन गया। एक था 5 डैश, थर्ड डैश, यहाँ थर्ड डैश, 5 डैश, और एक पर आपने देखा कि एक ही प्राइमर लगा और ये प्राइमर काफ़ी था, और ये प्राइमर लगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खूब सारे प्राइमर लगे हैं, खूब सारे प्राइमर लगे हैं, तब जाकर इसके डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस चल पाई है। और उसके बाद क्या हुई इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन, ये कंटिन्यूअस आया, ठीक, और यहाँ पर क्या हो गई इसकी फ्रैगमेंटेशन में हुई है ना, इसकी फ्रैगमेंटेशन में हुई है। अब ये प्राइमर हटाया जाएगा, यहाँ से ये प्राइमर्स हटेंगे, ठीक है। अब गैप जो होगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट, यहाँ पर प्राइमर हटेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लाए जाएंगे, यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाएगा। इन प्राइमर्स को अगर हटाया जाएगा तो गैप क्रिएट हो जाएगा। सो गैप बिटवीन टू ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एंड गैप इज फिल्ड बाय लाइगेज। लाइगेज एंजाइम ग्लू का काम करता है, ठीक है। तब जाकर ये डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो आपने 2 स्ट्रैंड्स लिए थे, एक स्ट्रैंड ये और ये एक स्ट्रैंड, ये पैरेंटल स्ट्रैंड था 5 डैश, थर्ड डैश, थर्ड डैश, 5 डैश, और इसके ऊपर जो डीएनए रेप्लिकेशन हो गई थी वो प्रॉपर हो गई है, ठीक है। जब आप ये पूरा देख लेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन पूरी हो चुकी, प्राइमर हट चुके, है ना, तब आप एक और चीज़ गौर कर पाएंगे कि ये जो 2 डीएनए रेप्लिकेशन हुई है, यानी कि ये एक डीएनए बना और एक दूसरा डीएनए बना, है ना। अब ये जो दोनों डीएनए बने हैं उनमें आप देख पाएंगे कि एक स्ट्रैंड जो ये वाला है, ये तो पैरेंटल स्ट्रैंड है, ये पैरेंटल स्ट्रैंड है ना, लेकिन ये जो स्ट्रैंड है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ये न्यू है, ठीक है। इसका मतलब डीएनए स्ट्रैंड में 2 स्ट्रैंड, उसमें से एक स्ट्रैंड पैरेंटल, एक न्यू, तो इसमें ये तो आप कहेंगे कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड्स होते ही हैं। इस दोनों में एक जो स्ट्रैंड है, 1 स्ट्रैंड, ये पैरेंटल है, ये कैसा है, पैरेंटल है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है, सेकेंड स्ट्रैंड, है ना, किसी को भी आप फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं, वो क्या है, वही सिर्फ न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ठीक, वही सिर्फ न्यूली सिंथेसाइज्ड है, एक पैरेंटल स्ट्रैंड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब होता है हाफ ऑफ द स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड, हाफ इज ऑफ पैरेंटल टाइप, ठीक है। अब चलते हैं एनसीईआरटी बुक को। रेप्लिकेशन देखा, यहां देखिए डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका डीएनए रेप्लिकेशन है, ये देख पा रहे हैं कैसे डीएनए की रेप्लिकेशन फॉर्क बनी हुई है और डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से चल रहे हैं। नाउ अब आपके पास एक अलग सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, हमने रेप्लिकेशन करके दिखाया, लेकिन आपके कोर्स में इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स भी हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक पढ़ना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ये पार्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के वीडियोस में। तब तक होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक चीज़, हाँ, आप वीडियोस देखकर लाइक बिल्कुल नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, अच्छा है, समझ में आया है, क्योंकि एक्चुअली हमें क्या होता है, जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमें इंकरेजमेंट हो मिलती है, ऐसा लगता है कि हाँ आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के वीडियोस बनाने चाहिए, तो उससे हम इंकरेज फील करते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, जैसे भी लगे आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक की डिमांड हो तो वो भी लिखें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन्हें चाहिए उन तक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।